Assalamualaikum, it's my channel Smart Medical Study. My name is Arish Fatma. In this lecture of therapeutic exercises, we will discuss the shoulder instabilities. Shoulder में कौन कौन सी instabilities हो सकती हैं with the non-operative management. First हम देखेंगे related pathologies and mechanism of injury. शोल्डर में किस किस तरह की पैथोलॉजीज हो सकती हैं और उनका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या होता है। जे जॉइंट हाइपरमोबिलिटी ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की अगर हाइपरमोबिलिटी है तो वो कैन बी ए ट्रोमेटिक और एनी काइंड ऑफ ट्रोमेटिक इंजरी। जे जॉइंट के अंदर जो है वो ए ट्रोमेटिक और ट्रोमेटिक इंजरीज हो सकती हैं। ए ट्रोमेटिक हाइपरमोबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर उसमें कोई किसी किस्म का ट्रॉमा ना हो मगर उसमें क्या है हाइपर मोबिलिटी है, मोबिलिटी जो है वो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन से क्या है ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा ऑफन रेफर टू एज इंस्टेबिलिटी कैन बी ड्यू टू जनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू लैक्सिटी और फ्रॉम माइक्रो ट्रोमा रिलेटेड टू द रेपिटेटिव एक्टिविटीज़। वो किस वजह से हो सकती है, लैक्सिटी की वजह से हो सकती है और एनी काइंड ऑफ रेपिटेटिव एक्टिविटी। अगर हम ट्रोमेटिक इंस्टेबिलिटी की बात करें तो इट इज़ काज्ड बाय सिंगल इवेंट और ए सीक्वेंस ऑफ हाई फोर्स इवेंट्स दैट कंप्रोमाइज द इंटेग्रिटी ऑफ स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफन डिसलोकेटिंग द जीएच जॉइंट। तो इससे क्या हो सकता है, जीएच जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है सिंगल इवेंट और सीक्वेंस ऑफ हाई फोर्स इवेंट्स विथ ट्रोमेटिक डिसलोकेशन। अगर किसी किस्म का ट्रोमा हुआ है और जीएच जॉइंट की डिसलोकेशन हो गई है तो देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ आर्टिकुलर सरफेसिस ऑफ द जीएच जॉइंट। तो जीएच जॉइंट की जो आर्टिकुलर सरफेसिस हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की ग्लिनॉइड फोसा और ह्यूमरस के दरमियान, तो उसमें क्या हो जाएगी कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगी फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फोर्सेस अप्लाइड टू द जॉइंट। ए ट्रोमेटिक इंस्टेबिलिटी में बी ए predisposing factor to traumatic dislocation, especially with repetitive stress overhead activities। अगर कोई ट्रॉमा नहीं हुआ और इंस्टेबिलिटी हो गई है तो इसमें क्या हो सकता है, किस वजह से हो सकती है, रेपिटेटिव स्ट्रेसफुल ओवरहेड एक्टिविटीज। जीएच जॉइंट हाइपरमोबिलिटी रिगार्डलेस ऑफ वेदर ट्रॉमेटिक और एट्रोमेटिक इज ऑफन कैटेगराइज एज यूनिडायरेक्शनल या वन डायरेक्शन में होगी और इन दी मल्टी डायरेक्शनल। Secondary effect of hypermobility is a painful shoulder syndrome। फर्स्ट हम इस लेक्चर में देखेंगे एट्रोमेटिक हाइपरमोबिलिटी, उसके जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिमिटेशन, एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, और हम देखेंगे ट्रोमेटिक हाइपरमोबिलिटी की भी यही सब कंडीशंस। फर्स्ट है एट्रोमेटिक हाइपरमोबिलिटी, इसमें है जो यूनिडायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी। अगर वन डायरेक्शन में इंस्टेबिलिटी है, यूनिडायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी कैन बी एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर एंड इज नेम्ड फॉर द डायरेक्शन इन विच द जॉइंट मोबिलिटी इज इंक्रीज। और उसका नेम कैसे होगा, जिस डायरेक्शन में इंस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी उसी तरीके से हम उसे एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर हाइपरमोबिलिटी का नेम देंगे। इट मे बी द रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल लैक्सिटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज और रेपिटेटिव नॉन यूनिफॉर्म लोडिंग ऑफ द जॉइंट्स। ये किस वजह से हो सकती है, अगर उसके अंदर नॉर्मली लैक्सिटी है जॉइंट में, या क्या है लैक्सिटी है कनेक्टिव टिश्यू में, या रेपिटेटिव नॉन यूनिफॉर्म लोडिंग है जॉइंट पर। With compromise of stabilizing structure, the humerus head may continue to dislocate or subluxate in the direction of instability. This can lead to progressive degeneration। इससे क्या होगी, degeneration हो जाएगी and eventually tears in the supporting structures। और जो joint को support कर रहे हैं structures उनमें tear हो सकता है और progressive degeneration हो सकती है। एंटीरियर इंस्टेबिलिटी, अगर एंटीरियर इंस्टेबिलिटी है यूजली अकर्स विद द पोस्टीरियरली डायरेक्टेड फोर्सेस। जाहिर है जब पोस्टीरियरली डायरेक्टेड फोर्सेस आएंगी तो वो जो इंस्टेबिलिटी होगी वो एंटीरियर होगी, अप्लाइड टू द आर्म व्हेन इट इज़ इन एन एबडक्टेड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड। एबडक्शन क्या होती है, जब हमारा आर्म अवे फ्रॉम द बॉडी मूव कर रहा होता है, एंड एक्सटर्नल रोटेटेड पोजिशन। तो इससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन द एंटीरियर ह्यूमरल हेड ट्रांसलेशन। तो ह्यूमरस हेड जो है वो एंटीरियरली स्लाइड कर जाएगा
in these forces occur with enough frequency and force to compromise anterior GI joint structure, instability result। तो इनसे क्या हो सकता है, अगर वो स्ट्रक्चर्स जो एंटीरियर स्ट्रक्चर कंप्रोमाइज हो गए हैं तो इंस्टेबिलिटी आउटकम होगा उसका। ऑफन दीज फोर्सेस आर सेल्फ जनरेटेड, ये सेल्फ जनरेटेड भी हो सकती हैं एज इन थ्रोइंग एथलीट्स, वो एथलीट्स जिनका थ्रोइंग का ज़्यादातर जो है वो काम होता है, हु repetitively position the arm such that the anterior capsule is overloaded, उनका आर्म मोस्टली इस पोजीशन में रहता है कि उनका एंटीरियर कैप्सूल जो है वो ओवरलोडेड रहता है। पॉजिटिव क्लिनिकल साइन इंक्लूड एप्रीहेंशन, बेड एंड शिफ्ट एंड एंटीरियर ड्रॉन टेस्ट। पॉजिटिव साइन में हम क्या देखेंगे, एप्रीहेंशन देखेंगे वहाँ पे। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी की। इट इज़ मच लेस कॉमन बट कैन अकर फ्रॉम रेपिटेटिव पोस्टीरियर डायरेक्टेड फोर्सेस। एंटीरियर इंस्टेबिलिटी ज़्यादा कॉमन है, ये कुछ कम कॉमन है। अप्लाइड अगेंस्ट ए फॉरवर्ड फ्लेक्स ह्यूमरस, और ये क्या करता है, दैट ट्रांसलेट द ह्यूमरल हेड पोस्टीरियरली। पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी में क्या होगा, ह्यूमरस का हेड पोस्टीरियरली ट्रांसलेट कर जाएगा। देयर इज़ अ पॉजिटिव पोस्टीरियर ड्रॉन साइन विद दी पॉजिटिव इंस्टेबिलिटी, जो हम पोस्टीरियर ड्रॉन साइन क्या आएगा इसके अंदर, पॉजिटिव आएगा। अब लास्ट हमारे पास है इंफीरियर इंस्टेबिलिटी। इट इज़ टिपिकली द रिजल्ट ऑफ रोटेटर कफ वीकनेस। हमारे जो रोटेटर कफ मसल्स हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस, ये जो 4 मसल्स हैं इनमें वीकनेस हो सकती है और एनी काइंड ऑफ पैरालिसिस, एंड इज़ फ्रीक्वेंटली सीन इन पेशेंट विद हेमीप्लीजिया, और हेमीप्लीजिया के पेशेंट के अंदर हम इंफीरियर इंस्टेबिलिटी देखते हैं। इट इज़ आल्सो प्रेवलेंट इन द पेशेंट हु रेपिटेडली रीच ओवरहेड, जिनकी ओवरहेड एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं, एंड दोज विद मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी। दिस इंस्टेबिलिटी इज़ एविडेंट विद ए पॉजिटिव सल्कस साइन। इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव सल्कस साइन होगा हमारे पास। अब हम यूनिडायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी अब हमने देखी। अब हम देखते हैं मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट इट्स कंसीडर टू हैव मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी। इसके अंदर मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी आ सकती है हमारे शोल्डर जॉइंट में। व्हेन स्टेबिलिटी इज कंप्रोमाइज इज मोर देन वन डायरेक्शन, जब स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज हो रही हो मोर देन वन डायरेक्शन में तो हम उसको मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी कहेंगे। Some individuals have physiologically increased extensibility of connective tissue। कुछ इंडिविजुअल्स में नॉर्मली एक्सटेंसिबिलिटी ज़्यादा होती है कनेक्टिव टिश्यू में, जिससे क्या होता है, एक्सेसिव जॉइंट मोबिलिटी होती है। इन GI जॉइंट दिस इंक्रीज एक्सटेंसिबिलिटी अलो लार्जर देन नॉर्मल ह्यूमरल हेड ट्रांसलेशन। इसमें क्या होगा, ह्यूमरल हेड ट्रांसलेशन मोर देन नॉर्मल होगी इन ऑल द डायरेक्शंस। Many individuals, particularly those involved in overhead activities, develop laxity of the capsule from continually subjecting the tissue to tensile forces। जिनके अंदर ओवरहेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं उनके अंदर लेग्सिटी हो जाती है कैप्सूल में, क्योंकि जो कि टिश्यूज़ पे टेंसाइल फोर्सेस की वजह से, कॉन्टीन्यूली सब्जेक्टिंग द टिश्यू टू टेंसाइल फोर्सेस। Multidirectional instability is confirmed by the combination of positive tests noted previously for unidirectional instability। जब यूनिडायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी के टेस्ट पॉजिटिव आएंगे तो मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी भी उन्हीं से कंफर्म हो जाएगी। अब इस कंडीशन में कॉमन इम्पेयरमेंट्स क्या हो सकती हैं जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, वो हम देखते हैं। विद एट्रोमेटिक इंस्टेबिलिटी, अगर कोई ट्रॉमा नहीं हुआ उसमें, उस सूरत में अगर इंस्टेबिलिटी हुई है तो सिम्टम्स आर ऑफन क्रोनिक। इंटरमिटेंट मीन्स कुछ टाइम के लिए होंगे, कुछ टाइम के लिए नहीं होंगे, एंड एक्टिविटी डिपेंडेंट, और जब कोई एक्टिविटी करेंगे तो उसमें वर्स हो जाएंगे सिम्टम्स। तो इस सूरत में सिम्टम्स क्या होंगे, क्रोनिक होंगे। और एक्यूट सिम्टम्स आर इनफ्रीक्वेंट बट में अकर इफ देयर इज ए सिग्निफिकेंटली इंक्रीज डिमांड प्लेस्ड ऑन द जॉइंट्स। जब जॉइंट्स पर डिमांड इंक्रीज होगी तब एक्यूट सिम्टम्स डेवलप होंगे। डिक्रीज एंड्योरेंस ऑफ द रोटेटर कफ मसल्स, रोटेटर कफ मसल्स की एंड्योरेंस कम हो जाएगी। मे बी ए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, ये हमारे पास एक फैक्टर है ऑफ रेपिटेटिव ट्रॉमा ऑफ द जॉइंट। कॉमन एक्टिविटी लिमिटेशंस एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी इसके अंदर।
स्ट्रक्चर और फंक्शन की लिमिटेशन हमने देख ली। एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन क्या होंगी? पॉसिबिलिटीज ऑफ रिकरेंस, रिकरेंस मीन्स बार बार सिम्टम्स डेवलप होंगे व्हेन replicating the dislocating position or with forces applied to the arms in the dislocating position. With anterior instability, जब anterior instability होगी, restricted ability in the sports activities such as follow throw in throwing and the golf, restricted ability in pushing activities में restriction होगी such as pushing open a heavy door or pushing oneself अप आउट ऑफ ए चेयर। तो इन सब एक्टिविटीज़ में इंटीरियर इंस्टेबिलिटी में रिस्ट्रिक्शंस होंगी। पेन व्हेन स्लीपिंग ऑन द इन्वॉल्व साइड, जब इन्वॉल्व साइड पे पेशेंट जो है वो सोएगा तो उसमें क्या होगी? उसे पेन होगी। इनएबिलिटी टू मेंटेन आर्म पोजीशन और कंप्लीट टास्क रिक्वायरिंग प्रोलॉन्ग एफर्ट स्पेशली ओवरहेड टास्क, ओवरहेड टास्क में उसे क्या होगी? मुश्किल होगी। अब हमने देखा एट्रोमेटिक हाइपर मोबिलिटी। अब अगर किसी किस्म का ट्रॉमा हो जाए तो उसमें हाइपर मोबिलिटी के अंदर हम क्या क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो इम्पेयरमेंट्स देखेंगे और एक्टिविटी लिमिटेशंस क्या क्या होंगी। ट्रॉमेटिक एंटीरियर शोल्डर डिस्लोकेशन। अब एंटीरियर शोल्डर डिस्लोकेशन में क्या होगा? एंटीरियर डिस्लोकेशन मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर, एंटीरियर डिस्लोकेशन ज़्यादा होती है, मोस्ट कॉमनली है when there is posteriorly directed force to the arm while the humerus in a position of elevation, external rotation and horizontal abduction। ये हमने पहले भी देखा। anterior dislocation या instability most common। in that position stability is provided by, इस position में stability कौन provide कर रहे होते हैं? subscapularis, glenohumeral joint ligaments and long head of biceps। सिग्निफिकेंट फोर्स टू द आर्म में डैमेज दी स्ट्रक्चर्स। अगर हम इन फोर्सेस को जो है वो आर्म पर अप्लाई करें तो ये स्ट्रक्चर्स डैमेज हो जाते हैं और फिर इंस्टेबिलिटी हो जाती है। अलॉन्ग विद द अटैचमेंट ऑफ एंटीरियर कैप्सूल भी एंड ग्लिनॉइड लैब्रम, जो कि ग्लिनॉइड फोसा के अराउंड जो है प्रेजेंट होता है, ग्लिनॉइड लैब्रम। ट्रॉमेटिक एंटीरियर डिस्लोकेशन कैन बी एसोसिएटेड विद कंप्लीट रैप्चर ऑफ ए रोटेटर कफ, रोटेटर कफ का कंप्लीट रैप्चर भी हो सकता है विद द इंसिडेंट इंक्रीजिंग इन दोज जिनमें एज जो है वो 40+ होती है। देयर में आल्सो विद द कंप्रेशन फ्रैक्चर, कंप्रेशन फ्रैक्चर भी आप देख सकते हैं एट द पोस्टीरियर लेटरल मार्जिन ऑफ द ह्यूमेरल हेड। न्यूरोलॉजिकल और वास्कुलर इंजरीज में आल्सो अकर ड्यूरिंग द डिस्लोकेशन। नर्व्स और जो है वो वेसल्स की इंजरीज भी हो सकती हैं, अगर वो कंप्रेशन हो जाए उनमें तो उनकी भी इंजरीज हो सकती हैं इस डिस्लोकेशन में। एक्सिलरी नर्व इज मोस्ट कॉमनली इंजर्ड बट द ब्रोंकियल प्लेक्सिस और वन ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स कुड बी कंप्रेस, तो वो भी कंप्रेस हो सकती हैं ब्रोंकियल प्लेक्सिस, मगर एक्सिलरी नर्व की कॉमन इंजरी है यहाँ पर। ट्रोमेटिक पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन। अब हमने एंटीरियर शोल्डर का देख लिया, अब हम देख रहे हैं पोस्टीरियर शोल्डर अगर ट्रॉमा की वजह से डिसलोकेट हो जाए तो उसमें क्या होगा। इट इज़ लेस कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी यूजुअली ए फोर्स अप्लाई टू द आर्म व्हेन द ह्यूमरस इज पोजीशन इन द फ्लेक्शन। एडक्शन विन कब होती है? जब हमारा आर्म टुवर्ड्स द बॉडी होता है। एंड इंटरनल रोटेशन इस पोजीशन में जो है वो पोस्टीरियर शोल्डर डिसलोकेशन होगी सच एज फॉलिंग ऑन ए आउटस्ट्रेच आर्म। इंजर्ड पर्सन कंप्लेन ऑफ ए सिम्टम्स, जो इंजर्ड पर्सन होगा वो क्या सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा? व्हेन डूइंग एक्टिविटीज सच एज पुशअप्स, बेंच प्रेस और गोल्फ स्विंग। इन एक्टिविटीज़ में उसको सिम्टम्स फील होंगे। विद सिग्निफिकेंट लिगामेंटस एंड कैप्सूलर लैक्सिटी, रिकरेंट डिसलोकेशन, उसकी डिसलोकेशंस बार बार होंगी। मे अकर विद एनी मूवमेंट दैट रिप्रोड्यूस द ह्यूमरल पोजीशन एंड फोर्सेस दैट काज द ओरिजिनल instability. These episodes result in a pain, इसमें क्या होगा? पेशेंट को पेन होगा एंड फंक्शनल लिमिटेशन, जो उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ है उनमें लिमिटेशन होगी। सम इंडिविजुअल्स कैन voluntarily dislocate the shoulder without apprehension and with minimal discomfort. Rate of recurrence after the first traumatic dislocation is higher। अगर एक दफ़ा डिसलोकेट हो गया तो उसके बाद जो है उसका चांस डिसलोकेट होने का इंक्रीज हो जाता है इन दी यंगर पॉपुलेशन बिकॉज दे आर मोर एक्टिव एंड प्लेस हाई डिमांड्स ऑन द शोल्डर। उनके शोल्डर की मोबिलिटी की डिमांड्स क्या होती हैं? उनको शोल्डर वर्क उनका ज़्यादा होता है, एक्टिव होते हैं। लॉन्गर इमोबिलाइजेशन इज एडवोकेटेड आफ्टर डिसलोकेशन इन पेशेंट लेस देन 30 ईयर ऑफ एज।
इमोबिलाइजेशन शॉर्टर होती है, इज रिकमेंडेड फॉर द ओल्डर पेशेंट्स। कॉमन इम्पेयरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब इसमें हम देखते हैं क्या होंगी। ट्रोमेटिक डिसलोकेशन में after an acute traumatic injury, symptoms resulting from tissue damage including the pain, muscle gardening due to the bleeding and inflammation। मसल गार्डनिंग पेन ये तो हम देखेंगे इसी किस वजह से होगी, ब्लीडिंग और इन्फ्लेमेशन की वजह से इन दी एक्यूट ट्रोमेटिक इंजरी। when a dislocation is associated with the complete rotator cuff tear, there is inability to abduct the humerus against the gravity। जब रोटेटर कफ का कंप्लीट टेयर हो जाएगा तो एबडक्शन क्या हो जाएगी, एबडक्शन के लिए पेशेंट इनेबल हो जाएगा। एसिमेट्रिकल जॉइंट रिस्ट्रिक्शन और हाइपर मोबिलिटी विद एंटीरियर इंस्टेबिलिटी, अगर एंटीरियर इंस्टेबिलिटी हो गया पोस्टीरियर कैप्सूल में बिकम टाइट, पोस्टीरियर कैप्सूल टाइट हो जाएगा विद पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी, एंटीरियर कैप्सूल में बिकम टाइट आफ्टर द हीलिंग फ्रॉम ट्रोमेटिक इवेंट। जब उसमें हीलिंग हो रही होगी हमारे जॉइंट में कनेक्टिव टिश्यूज में, देयर में भी ए कैप्सूलर एडहीजन्स, तो वहाँ पे हम एडहीजन्स भी हमें देखने को मिल सकती हैं। विद रिकरेंट डिसलोकेशन, जब बार बार एक ही जॉइंट की डिसलोकेशन हो रही होगी, इंडिविजुअल कैन डिसलोकेट द शोल्डर एट विल और अदर शोल्डर में डिसलोकेट ड्यूरिंग द स्पेसिफिक एक्टिविटीज, स्पेसिफिक एक्टिविटीज में दूसरा शोल्डर भी डिसलोकेट हो सकता है। There are some common activity limitations and participation restrictions with rotator cuff rupture। अगर rotator cuff muscles का rupture होगी, inability to perform all activities requiring the humeral elevation। वो activities जिनमें हमने humerus को elevate करना होता है वो हमारी क्या हो जाएंगी, restricted हो जाएंगी, वो हम perform नहीं कर सकते। Possibility of recurrence when replicating the dislocating position or with forces applied to the arm in the dislocating position। जब हम उस पोजीशन में मूव करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, डिसलोकेशन का चांस इंक्रीज हो जाएगा। विद एंटीरियर डिसलोकेशन, अगर हम एंटीरियर डिसलोकेशन की बात की करें तो रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी इन द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, थ्रोइंग, स्विमिंग, ओवरहेड सर्विंग एंड द स्पाइकिंग, तो ये एक्टिविटीज़ क्या होंगी, डिफ़िकल्ट हो जाएंगी पेशेंट के लिए। रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी विद ड्रेसिंग, रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी होगी जब पेशेंट जो है वो ड्रेसिंग करेगा अपनी, सच एज द पुटिंग ऑन ए शर्ट और विद सेल्फ ग्रूमिंग सच एज कॉम्बिंग द बैक ऑफ ए हेयर, जिसमें आपने शोल्डर को जो है वो अपने हेड लेवल से ऊपर लेके जाना होता है, वो मूवमेंट्स उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड होंगी। डिस्कम्फर्ट व्हेन स्लीप ऑन द इन्वॉल्व साइड, ये हमने पहले भी देखा था। विद पोस्टीरियर डिसलोकेशन, रिस्ट्रिक्टेड एबिलिटी इन द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सच एज follow through in pinching and the golf, restricted ability in the pushing activities such as pushing open a heavy door। नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर हमारा, एंड दिस इज द एंड ऑफ माय लेक्चर। क्लोज रिडक्शन ऑफ द एंटीरियर डिसलोकेशन वी विल डिस्कस। I definitely showed that you enjoy this video. Thank you.